बात करेंगे। लोकसभा चुनावों में 2 चरणों का मतदान हो चुका है। तीसरे दौर में दिग्गज ताकत झोंक रहे हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। शिवसेना से राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा ने महाराष्ट्र में एनडीए की बंपर जीत का दावा किया है। मिलिंद देवड़ा से एक्सक्लूसिव बातचीत की न्यूज़ की एडिटोरियल डायरेक्टर प्रिया सहगल ने। नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है मिलिंद देवड़ा, राज्यसभा सांसद है एकनाथ शिंदे की शिवसेना से, लेकिन वो 2 टर्म लोकसभा एमपी भी रहे हैं, साउथ मुंबई से फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं। मिलिंद जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। थैंक यू। और आज हम बात करें मिलिंद, जब साउथ मुंबई से आपकी शिवसेना पार्टी से एक प्रत्याशी ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है, लेकिन बहुत अरसों के बाद एक देवरा ने नहीं फाइल किया है, तो आपको कैसा लगता है इस मौके पे? जी हाँ, 45 वर्षों के बाद पहली बार दक्षिण मुंबई से एक मेरे फादर या मैं चुनाव नहीं लड़ेंगे। मेरे लिए काफ़ी भावुक है, एक भावनात्मक मुद्दा है। लेकिन मेरे स्वर्गीय पिताजी मुरली देवरा जी हमेशा कहते थे कि राजनीति का असली ध्येय है चुनाव जीतना या चुनाव लड़ना नहीं, लेकिन असली ध्येय होना चाहिए कि ज़रूरतमंद इंसानों के आंखों का आंसू पोंछना। एंड उसी प्रकार से पिछले 55 वर्षों से मेरे परिवार ने अपनी राजनीति की है और उसी राजनीति को हम आगे ले जाएंगे। शिंदे साहब ने मुझे कुछ समय पहले राज्यसभा का एक सांसद बनाया। पार्टी का और मुंबई और महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्होंने मुझे राज्यसभा में भेजा है। लेकिन साउथ मुंबई से हमारा एक बहुत गहरा लगाव है और दक्षिण मुंबई एक प्रकार से हमारा मेरा जन्मभूमि है, मेरा कर्मभूमि है। तो ये स्वाभाविक है कि हम दक्षिण मुंबई के मतदाताओं के लिए, दक्षिण मुंबई की जनता के लिए हम थोड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा और उस सॉफ्ट कॉर्नर के माध्यम से हम अवश्य पूरी महाराष्ट्र के जनता के लिए, पूरे देश की जनता के लिए काम करेंगे। लेकिन दक्षिण मुंबई के ज़रूरतमंद लोगों के लिए, दक्षिण मुंबई की आवाज़ को बुलंद करने के लिए एक स्पेशल प्रेफरेंस अवश्य मैं दूंगा। क्योंकि आप दक्षिण मुंबई में रहते भी हैं, तो आपका लगाव मतलब चाहे राज्यसभा एमपी है, बट पार्ट ऑफ यू तो हमेशा यहीं पे रहेगा। जी नहीं, दक्षिण मुंबई अपना, जैसे मैंने कहा, कर्मभूमि है, जन्मभूमि है। और दक्षिण मुंबई देश का एक बहुत ही एक विविध निर्वाचन क्षेत्र है। दक्षिण मुंबई देश का, लोग कहते हैं कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, लेकिन दक्षिण मुंबई देश की आर्थिक केंद्र है। और दक्षिण मुंबई में आपको देश के और दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति दिखाई देंगे जो यहाँ इस क्षेत्र में रहते हैं, इस क्षेत्र से वोट करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो ज़रूरतमंद लोग रहते हैं, जो शहरी गरीब है, जो चॉल्स में रहते हैं, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, छोटे दुकानदार, व्यापारी, हॉकर्स, पान वाला, सभी का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक मेरा कर्तव्य है और मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रसन्नता की एक विषय होगी, थी और रहेगी। मिलिंद, आप अब एक लोकल स्थानीय पार्टी के मेंबर बन गए। पहले आप नेशनल पार्टी में थे, लेकिन ये रीजनल पार्टी है जो एक और नेशनल पार्टी से जुड़ी है। तो आपको लगता है कि छोटी पार्टी देखा ज़्यादा से नहीं होगा? तो आप देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि शिवसेना, जो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो दिल्ली में और मुंबई और महाराष्ट्र के बाहर जो परसेप्शन है शिवसेना के बारे में, बाला साहेब ठाकरे जी जब पार्टी के नेता हुआ करते थे, जब हमारे साथ थे, मेरे स्वर्गीय पिताजी और बाला साहेब के बहुत पुराने, सबसे पहले उनके बहुत पुराने संबंध हुआ करते थे। आपके उससे पिताजी के तो क्रॉस पार्टी लाइन सबके साथ अच्छे संबंध नहीं, बट उनके साथ बहुत विशेष संबंध हुआ करते थे। मेरे फादर जब पहली बार मेयर बने 1976 में, बाला साहेब के आशीर्वाद से बने। अच्छा। एंड बाला साहेब ने कि शिवसेना आप आपके माइंड में शिवसेना एक क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन शिवसेना का जो विजन है एक राष्ट्रीय विजन है। कैसे? शिवसेना फॉर एग्जांपल 370 को लेकर, ऐसे मुद्दों को लेकर शिवसेना ने हमेशा भारत की जो राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियां आज भी वर्तमान में जो है, बाला साहेब की विचारधारा से उन नीतियों को बहुत प्रेरणा और मार्गदर्शन मिली है। सो शिवसेना एक प्रकार से एक राष्ट्रीय पार्टी है, एक राष्ट्रीय विचारधारा है। और मेरा जो पॉलिटिक्स है, मेरे फादर की जो पॉलिटिक्स थी, हमेशा हम जनता को, मुंबई को, भारत को, महाराष्ट्र को सर्वोपरि मानते थे और आज भी मानते हैं और भविष्य में भी मानते रहेंगे। एंड भारत की जनता, भारत की मतदाता
किसी भी पार्टी से भी ऊपर है। और भारत की मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करना, मुंबई की जनता की जो समस्या है, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, जो वेदनाएं हैं, उनका प्रतिनिधित्व करना, वो मेरे लिए बहुत बड़ा, मेरा सबसे मुख्य उद्देश्य रहेगा। सो मुझे इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिखाई देती है। मैं स्वयं मुंबई के लेवल पे, महाराष्ट्र के लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुंबई की क्या आकांक्षाएं हैं, देश की क्या आकांक्षाएं हैं, मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा, उनको अलाइन करने की कोशिश करूंगा। यही मेरी पॉलिटिक्स रह चुकी है अतीत में और भविष्य में भी रहेगा। ये महाराष्ट्र का चुनाव बड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जो दो पार्टियां डिवाइड हो गई हैं, नए नए सिंबल आ रहे हैं। बाल ठाकरे के बेटे की पार्टी, लेकिन सिंबल एकनाथ शिंदे के पास है। 2019 में जो हुआ, जो शिवसेना और कांग्रेस साथ में जुड़कर सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए उन्होंने गठबंधन किया, इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत सारे डिस्ट्रप्शंस हुए। इसके यही एक वजह है महाराष्ट्र में कि हम जैसे लोगों को कांग्रेस पार्टी छोड़ना पड़ा। और इसका अंतिम टेस्ट, परीक्षा 20 मई को होगी मुंबई में, महाराष्ट्र में। और 4 जून को जनता की क्या इच्छा है, जनता का क्या मत है इस डिस्रप्शन के बारे में, वो जनता तय करेगी। और मुझे यकीन है कि महाराष्ट्र की जनता, मुंबई की जनता आने वाले दिनों में शिंदे साहब के नेतृत्व में शिवसेना, जो वास्तव में बाला साहब की शिवसेना है, उस शिवसेना को, उनके हाथों को मजबूत करेंगी, उन्हें बढ़ोतरी देगी, बढ़ावा देगी, प्रोत्साहन करेगी। क्योंकि महाराष्ट्र की जनता बहुत ही प्रगतिशील जनता है, बहुत ही जागरूक जनता है। महाराष्ट्र की मतदाता बहुत अवेयर है। और आने वाले दिनों में मुझे पूरा यकीन है कि वे उन पार्टियों को अवश्य सबक सिखाएंगे जिन्होंने सत्ता के लिए, एक प्रकार से धन के लिए, पावर के लिए उन्होंने ये कॉम्प्रोमाइज किया। आपने कांग्रेस का न्याय पत्र देखा? मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा शायद मिलिंद देवरा होते तो शायद खुश होते, बिकॉज उन्होंने इस बारी काफ़ी इकोनॉमी पे कॉन्सेंट्रेट किया है, जॉब्स के बारे में, वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में, बहुत सारी बातें जो मैंने आपसे कहते हुए सुनी है ओवर द इयर्स, उन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया है। चलिए, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और यदि वे मेरी बात मान रहे हैं, मेरी पार्टी छोड़ने के बाद मान रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मैं जब कांग्रेस में था, मैंने हमेशा पार्टी को एक सकारात्मक दिशा में ले जाने की कोशिश की। मैंने पार्टी को हमेशा यही सलाह दिया है कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, हमें एक पॉजिटिव एजेंडा जनता के सामने रखना चाहिए, एक नकारात्मक एजेंडा नहीं रखना चाहिए। लेकिन पार्टी की क्या सोच रही है, क्या करिए, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी आज नहीं है। कांग्रेस पार्टी मेरे लिए अतीत है। मैं भविष्य की ओर देखना चाहता हूँ और मैं एक सकारात्मक काम करना चाहता हूँ, यही मेरा एजेंडा रहेगा। तो ये जो कैंपेन चल रहा है, आपको लग रहा है कि एक तरह से कांग्रेस बात कर रही है रिजर्वेशंस के बारे में, बात कर रही है जॉब्स के बारे में, दूसरी तरफ अब भाजपा के साथ आप जुड़ी गए हैं, वो बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम के बारे में, तो जो कैंपेन का रेटोरिक है उससे मिलिंद देवरा हैप्पी विद इट? देखिए, अनफॉर्चुनेटली मैं इतना ही कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में लागू किया। आज कांग्रेस पार्टी उस विरासत से दूर हटकर कुछ और बातें कर रही है। कांग्रेस पार्टी पहले, जब मैं कांग्रेस में शामिल हुआ 2004 में, उस समय की कांग्रेस कास्ट पॉलिटिक्स के खिलाफ थी कि हमें जाति नहीं देखना चाहिए, हम सब एक है। आज वही कांग्रेस पार्टी जाति के आधार पर राजनीति करने की कोशिश कर रही है। मेरा मानना है कि भारत की मतदाता बहुत जागरूक है। भारत की मतदाताओं के पास, खास करके नौजवान पीढ़ी के पास मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है। सरकार ने बहुत कम दाम, सरकार की नीतियों की वजह से आज कम सस्ते दाम में कोई भी नौजवान, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी इलाके में, उनको एक स्मार्टफोन वो खरीद सकता है। स्मार्टफोन के साथ साथ उनके पास 3G, 4G, 5G वायरलेस कनेक्शन है, डेटा है। वो टीवी देखता है, यूट्यूब देखता है, टीवी नहीं बट यूट्यूब पे टीवी देखता है आजकल, सोशल मीडिया देखता है। वो एक जागरूक मतदाता है और एक एस्पिरेशनल मतदाता है। उनकी अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनको अतीत में नहीं जाना है,
उनको पता है कि यदि हम निवेशकों को भारत की ओर आकर्षित करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को भारत में ले आएंगे, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, तो लोग आकर इन्वेस्ट करेंगे, लोग इन्वेस्ट करेंगे तो उस नौजवान को रोजगार मिलेगा। यही उनका उद्देश्य है, यही उनका लक्ष्य है। और मुझे यकीन है कि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में जो काम किया है, उनकी जो नीतियां हैं, भविष्य के लिए भी उनका जो पॉलिसीज है, उन पॉलिसीज के आधार पर भारत के नौजवान और एक बार मोदी जी को एक हैट्रिक देंगे। मोदी जी को हैट्रिक दी जाएगी तो उस भारत का नौजवान का हाथ अधिक सुरक्षित होगा। ये एक और डिबेट आई है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, सभी पार्टियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड से फायदा उठाया। कांग्रेस ने भी फायदा उठाया, बाकी पार्टियों ने भी फायदा उठाया। तो नाउ यदि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को हमें रद्द करना चाहिए और पार्टियों को कंपनियां कैश के माध्यम से डोनेशन देंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इस फैसले को सभी देश के नागरिकों को, सभी पार्टियों को इसका स्वागत करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन भारत में कैश डोनेशंस हमें कैसे कम करना चाहिए या एलिमिनेट करना चाहिए, अनअकाउंटेड वेल्थ, इस पर हमें चर्चा करना चाहिए। स्लोली वी मस्ट मूव टू अ कैशलेस इकोनॉमी। अच्छा, आखिरी सवाल, दिल्ली वालों को एकनाथ शिंदे के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, तो उनके बारे में ज़रा बताइए, बाकी के, बिकॉज ही इज नोन मोस्टली इन महाराष्ट्र। शिंदे जी जो है बहुत ही एक, मैं इतना ही कहूँगा कि एक बहुत ही मेहनती व्यक्ति है। और जिस प्रकार से मोदी जी एक साधारण चाय वाला थे और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने, शिंदे साहब भी एक ग्रामीण क्षेत्र से मुंबई ठाणे आए थे, एक ऑटो रिक्शा चलाते थे, उसके बाद आज देश के, उनकी मेहनत की वजह से आज मुख्यमंत्री बन गए। तो एक बहुत ही एक्सेसिबल व्यक्ति है, सबके लिए उपलब्ध रहते हैं। उनके पास सबसे ज़रूरतमंद लोगों के साथ उनका एक बहुत अच्छा संपर्क है, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ भी उनका संपर्क है। उनको महाराष्ट्र को हमें कैसे आगे ले जाना चाहिए, कैसे इन्वेस्टमेंट लगाना चाहिए, उसके बारे में उनकी बहुत अच्छी विजन है। ग्रामीण इलाकों को अच्छी तरह से समझते हैं, अर्बन इलाकों को अच्छी तरह से समझते हैं, और ज़बान के पक्के हैं, वो मैं कह सकता हूँ आपको। और काम करने की इच्छा शक्ति है, दिलचस्पी है, रुचि है। और मोदी जी की तरह एक साधारण परिवार से आए हुए व्यक्ति आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए, देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। इसका साफ मतलब है कि आज भारत का लोकतंत्र, भारत का संविधान मजबूत है, रोबस्ट है, जिंदा है। तो मतलब इज द एज ऑफ द कामदार। आई थिंक इट्स अ गुड हेल्दी साइन, इट्स अ गुड साइन दैट कि यदि एक बहुत ही साधारण व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, एक बहुत साधारण व्यक्ति सपना देख सकता है कि एक दिन मैं मेरे राज्य का मुख्यमंत्री बनूंगा, ये हमारे राजनीति के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और ऐसे जब लोग प्रधानमंत्री बनते हैं, जब मुख्यमंत्री बनते हैं, इससे एक प्रकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि आप भी, यदि आप राजनीति में आओगे, यदि आप जनसेवा की ओर काम करोगे, तो आप भी एक दिन सपना देख सकते हो कि आप मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। दिस इज वेरी एम्पावरिंग। There is no glass ceiling. Okay, this actually last question is this inheritance tax को लेके, मैंने I should have asked you that earlier also. देखिए, मेरा मानना है कि जो संपत्ति किसी के पास है, चाहे वो बड़ी अमीर उद्योगपति हो या एक साधारण व्यक्ति हो, जब उन्होंने उस अपने पसीने बहकर वो पैसे कमाया है, उन्होंने टैक्स भरा है, उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद जब वो व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों को, परिजनों को अपनी संपत्ति दे रहा है, चाहे वो ग्रामीण इलाके का जमीन हो, उस पर टैक्स लगाना, वो भी 50% टैक्स लगाना, डबल टैक्स लगाना, ये मैं मानता हूँ ये अनैतिक है। दिस इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। मैं उदाहरण देता हूँ आपको, एक छोटा सा उदाहरण। एक किसान है, एक किसान का ज़मीन है जिस पे वो खेती कर रहे हैं, उस ज़मीन का वैल्यू 1 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए है। 50 सालों के बाद उस ज़मीन का वैल्यू 1 करोड़ रुपए बन गया।
उस किसान की मृत्यु के बाद उनके बेटे को वो ज़मीन या बेटी को वो ज़मीन मिलता है, उस ज़मीन का वैल्यू 1 करोड़ रुपए है। सरकार कहेगी अभी 1 करोड़ वैल्यू का ज़मीन आपको मिल गया, आपको 50 लाख रुपया टैक्स भरना है। उस व्यक्ति के पास, उस लड़की के पास, उस लड़के के पास पैसे कहाँ होगा टैक्स भरने के लिए? तो उस लैंड पे उनको कर्ज लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा उस टैक्स भरने के लिए। उनको अपने वो लैंड बेचना पड़ेगा टैक्स भरने के लिए। अपने घर पे कुछ गोल्ड है, वो गोल्ड बेचना पड़ेगा लैंड लेने के लिए, टैक्स भरने के लिए। तो ये बहुत गलत डिसीजन है और मैं खुश हूं कि ऐसे मुद्दों पर बहस हो रही है, चर्चा हो रही है। Which is the politics of the future. Thank you so much, मिलिंद देवरा, Thank हमसे you. बात करने के Thank you. लिए, बहुत and बहुत we धन्यवाद। look forward to your tenure in the Rajya Sabha. थैंक यू वेरी मच।